हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम इतिहास के सबसे रहस्यमय विमान अपहरणकर्ता डी डॉलाइबी कूपर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। रिचर्ड फॉलॉयड मैककॉय जूनियर। उसका जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक सजायाफ्ता अपराधी जिसने डी डॉरोबी कूपर की तरह ही एक विमान का अपहरण किया, एक डेयरिंग एस्केप को अंजाम दिया और अंततः एक गोली लगने से मारा गया। मैककॉय एक वियतनाम वॉर वेटरन, एक यूटा नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर पायलट और एक पूर्व लैटर डे सेंट्स मिशनरी था, जिसकी जिंदगी में अनुशासन और रोमांच दोनों साथ साथ चलते थे। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा पक्ष भी था जो उसे अपराध की दुनिया में ले गया। रिचर्ड मैककॉय का जन्म 1942 में हुआ था और उसने अपनी जवानी में ही मिलिट्री सर्विस में प्रवेश कर लिया था। वह एक कुशल पायलट और स्काईडाइवर था जिसने वियतनाम युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे एक ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन वह गुपचुप तरीके से अपराध की योजनाएं भी बना रहा था। मैकॉय डीबी कूपर के अपहरण से बहुत प्रभावित था, जिसने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां वह बिना पहचाने बड़ी रकम हासिल कर सकता था। डीबी कूपर की घटना के ठीक 5 महीने बाद 7 अप्रैल 1972 को रिचर्ड मैकॉय ने खुद को जेम्स जॉनसन बताते हुए डेनवर से लॉस एंजल्स जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 855 का अपहरण कर लिया। उसकी मांगें डीबी कूपर से काफी मिलती जुलती थीं। 5 लाख अमेरिकी डॉलर नकद और 4 पैराशूट्स। उसने एक ब्रीफकेस में बम दिखाया और क्रू सदस्यों को डराया, ठीक वैसे ही जैसे कूपर ने किया था। डेनवर में मैकॉय की मांगें पूरी की गईं। उसे नकदी और पैराशूट्स दिए गए। उसने यात्रियों को रिहा कर दिया और विमान को एक कम ऊंचाई पर उड़ने का निर्देश दिया। रेनो नेवाडा के पास मैककॉय ने 12,000 फीट की ऊंचाई से विमान से छलांग लगा दी। अपने साथ नकदी और एक पैराशूट ले गया। यह अपहरण हूबहू डीबी कूपर की घटना की कार्बन कॉपी लग रहा था। एफबीआई और स्थानीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मैककॉय की पहचान एक छोटे से सुराग से हुई। उसने अपनी अपहरण की योजना बनाने के लिए एक फोटोकॉपीड नोट का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक व्याकरण की गलती थी। फ्री की जगह FRE लिखा था। यह नोट उसके एक छात्र द्वारा पहचाना गया, जो उस वक्त एक यूटा पुलिस अधिकारी था, जिसे उसने कुछ दिन पहले यही नोट दिखाया था। इसके अलावा मैककॉय की स्काईडाइव क्षमताओं और मिलिट्री बैकग्राउंड ने भी उसे संदिग्धों की सूची में शीर्ष पर ला खड़ा किया। कुछ दिनों के भीतर 9 अप्रैल 1972 को रिचर्ड मैककॉय को उसकी पत्नी और बच्चों के साथ उसके घर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से 4,99,970 डॉलर बरामद हुए, जो यह साबित करने के लिए काफी थे कि उसने ही अपहरण को अंजाम दिया था। उस पर अपहरण का आरोप लगाया गया और उसे 45 साल जेल की सजा सुनाई गई। उसे लेविसबर्ग फेडरल पेनिटेंशियरी में भेजा गया, जो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन था। लेकिन मैककॉय की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 10 अगस्त 1974 को रिचर्ड मैककॉय ने एक और एस्टॉनिशिंग एस्केप को अंजाम दिया। उसने कुछ अन्य कैदियों के साथ जेल से फरार होने की योजना बनाई। उसने एक गार्बेज ट्रक का इस्तेमाल किया और जेल की दीवारों को पार कर गया। यह घटना फिर से डीबी कूपर की तरह ही उसके निडर स्वभाव को दर्शाती थी। फरार होने के बाद मैककॉय अपनी पत्नी के साथ वायोमिंग चला गया, जहां उसने एक नई पहचान के तहत रहने की कोशिश की। लेकिन एफबीआई उसके पीछे थी। 9 नवंबर 1974 को एक भीषण मैनहंट के बाद मैककॉय को वर्जीनिया बीच, वर्जीनिया में एफबीआई एजेंटों द्वारा घेर लिया गया। उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और एजेंट्स के साथ बंदूक की लड़ाई में शामिल हो गया। इस मुठभेड़ में एफबीआई एजेंट निकोलस ओहारा ने रिचर्ड मैककॉय को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रिचर्ड मैककॉय की मौत के बाद भी उसके और डीबी कूपर के बीच की समानताएं बहस का विषय बनी रहीं। कुछ एफबीआई एजेंट्स, विशेष रूप से रसेल फेनी, जो मैककॉय मामले के प्रमुख जांचकर्ता थे, दृढ़ता से मानते थे कि मैककॉय ही डी डॉट एबी कूपर था। उन्होंने अपनी किताब डी बी कूपर द रियल मैको में इस सिद्धांत को विस्तार से बताया। फिनी का तर्क था कि दोनों अपहरणों के तरीके, पैराशूटिंग की कुशलता और यहां तक कि कूपर का हुलिया मैककॉय से मिलता जुलता था। हालांकि एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर मैककॉय को डीबी कूपर घोषित नहीं किया। डीबी कूपर की डीएनए प्रोफाइल, जो 1971 में मिली टाई से ली गई थी, मैककॉय के डीएनए से मेल नहीं खाती। लेकिन यह इनकंक्लूसिव भी रही, क्योंकि टाई पर कई डीएनए नमूने थे। रिचर्ड मैककॉय जूनियर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक वीर सैनिक था, लेकिन जिसके भीतर एक अंधेरा पक्ष भी था, जिसने उसे एक अपराधी बना दिया।
उसके जीवन की समानताएं डीबी कूपर के साथ इतनी अधिक थीं कि वह हमेशा के लिए उस रहस्यमय फिगर का एक प्रमुख संदिग्ध बना रहा। उसकी जिंदगी का अंत दुखद था, लेकिन उसकी कहानी आज भी यह सवाल उठाती है कि क्या हमें डीबी कूपर का असली चेहरा मिल गया था, या वह अभी भी इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा हुआ है। और ऐसे ही पेचीदा और रहस्यमयी मामलों की सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच एंड सीन।